हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मज़े में आप सब? कैसे सब? ओके। चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, 10th क्लास के सिलेबस का। बट इन जनरल भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ने से हमें और अदर चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, कैसे इन चीज़ों को हम अ, समझ सकते हैं। और ये अल्टीमेटली आपको आपके एग्जामिनेशन में, डिफरेंट एग्जामिनेशंस, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो गए, स्कूल के एग्जामिनेशंस हो गए, इन सभी में आपको यह हेल्प करेगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? एक मिनट। ओके, तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लोरा एंड फौना। क्या समझते हैं आप फ्लोरा एंड फौना से? है ना, फ्लोरा और फौना ये दो वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड। इनको यूज करा गया है कुछ टर्म्स में, हम देखेंगे अभी, है ना। ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? ये दो, ये एक ही पिक्चर में दो है। यहाँ पे यहाँ सनफ्लावर के फूल हैं, है ना, प्लांट कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जानवर हमें दिख रहे हैं। ये कौन सा जानवर है? ये है ज़ेब्रा। और ये सनफ्लावर प्लांट है, उसके पीछे यहाँ आपको डियर्स दिखेंगे। तो फ्लोरा, ये जैसे अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्लोरा, व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा उसे कहते हैं जो प्लांट, हम जितने भी प्लांट देखते हैं, प्लांट हो गए। अब प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन और टाइम, एसेंशियली ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन, है ना। जितने भी टाइप के वेजिटेशन है, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, है ना, पर्टिकुलर एक रीजन में, एक टाइम पीरियड में, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा। नेक्स्ट जो है वो फौना है। फौना सिमिलरली जैसे हमने प्लांट के लिए फ्लोरा यूज किया, फौना हम यूज करेंगे एनिमल के लिए। ठीक है, ऑल द एनिमल्स लाइफ इन एनी जोग्राफिकल रीजन फॉर अ एनी टाइम पीरियड और अ हिस्टोरिकल पीरियड। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? जितने भी जानवर है, चाहे वो छोटे कीड़े हो गए, छोटे या उससे बड़े या बहुत बड़े, है ना, जितने भी, वो सब जितने भी एनिमल्स है वो सभी को हम फौना बोलेंगे। ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई ये ऐसा तो है कि नहीं कि हमारे रोज का पार्ट है, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये तो रोज का पार्ट हमारे डेली लाइफ का नहीं है। फ्लोरा एंड फौना कहीं से तो आया है ना। हर जितने भी हम वर्ड्स बोलते हैं सबका कहीं ना कहीं ओरिजिन है, कहीं से आया है। तो थोड़ा सा हम इसके ओरिजिन पे बात कर लेते हैं। द टर्म फ्लोरा एंड फौना ये कहाँ से ओरिजिन हुआ? ये हुआ है रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी है जिसमें कि रोमन गॉड जो थे उनको एसोसिएट किया गया है। फ्लोरा और फौना जो है वो रोमन माइथोलॉजी में जो उनके भगवान होते हैं उनको ये एसोसिएट किया गया है, उनसे जोड़ा गया है। क्योंकि मतलब कि प्लांट के देवता होते थे और एनिमल्स के देवता होते थे, उन चीज़ों को जोड़ के, और वहाँ से ये कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना उन्हें कहा जाता था, वहाँ से ये चीज़ आया। देखो यहाँ पे है ना, विद प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है आपका ओरिजिनेशन जो है टर्म्स का, वो बताता है कि कहाँ से हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देख रहे हैं कि फ्लोरा क्या होता है। अब डीपली हम जान लेंगे कि फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन पे कैसे चैलेंजेस हैं, उसे हम कैसे ओवरकम करें, है ना। तो अब जैसे डिटेल में यहाँ पे बताया हमने, तो देखा कि दोज प्लांट्स विच हैव लाइफ प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन फॉर अ टाइम पीरियड, है ना, एवरीथिंग फ्रॉम टावरिंग ट्रीज, लंबे जो पेड़ हैं, बहुत विशालकाय पेड़ से लेकर लश ग्रीन श्रब्स, जो हरियाली, जो झाड़ियां होती है, हरे हरे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो, और डेलिकेट फ्लावर्स, सुंदर जो फूल होते हैं, अच्छे दिखने में, रंग बिरंगे, है ना। स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और वो सब कुछ, तो वो। और क्या है? ग्राउंड हगिंग मूसेस। ग्राउंड हगिंग मूसेस कौन सा होता है? काई जम जाती है ना, काई कहीं देखते हो जहां बहुत पानी गिर रहा है और काफी समय से गिर रहा है, तो वहां थोड़ी बहुत काई जम जाती है, हल्के फुल्के
घास की तरह छोटी छोटी हो जाती है, ऐसा कुशन कुशन टाइप लगता है, उसे हम उस प्रकार के चीज़ों को हम मूसेस बोलते हैं, जिसमें कि ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे, सिर्फ वो उतना ही दिखेगा, उसी का उतना ही हाइट होता है। तो और ज़्यादातर वो वेटलैंड्स और ये सब में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूसेस। अगेन अब क्या है कि द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा इज वास्ट, बहुत ही बड़ा है डाइवर्सिटी जो है इसकी फ्लोरा की, बहुत ही, क्योंकि हमारा पूरा अर्थ उससे घिरा हुआ है ना, तो ये जो है अर्थ पे पूरा हर जगह पाया जाता है, इसीलिए इसे वास्ट कहेंगे, है ना। एडेप्टिंग टू वेरियस इन्वायरमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, है ना, मैंने बोला ना अभी कि पूरे उसमें। अब आप देख लेते हैं कि इंडिया में कितने पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 18,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल होते हैं, फूल देने वाले होते हैं, वो हमारे इंडिया में कितने हैं, 18,000 है, और 50,000 अदर प्लांट स्पीशीज इन आवर कंट्री। तो कुछ ये नहीं कि इतना ही एग्जैक्ट है, वो हर रोज कितने प्लांट बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, बट दिस इज अ एस्टिमेटेड, कह सकते हैं एक नंबर है जिससे हम समझ सकते हैं, हम इससे अजम्पशन लगाएंगे, हम अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो है प्लांट की स्पीशीज कितने टाइप की है। अभी तो बहुत डेटा बहुत बड़ा है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फ्लोरा जो है हमारे इंडिया में कितना पाया जाता है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लोरा की, अब हम पढ़ रहे हैं इसके, तो इंपॉर्टेंस भी तो होंगे ना, फ्लोरा और फोना बहुत सारे हैं हमारी डेली लाइफ में। जो फ्लोरा है उसके और फोना दोनों के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, हम इंटरडिपेंडेंट है, हम सबका, ह्यूमन हो गया, नेचर हो गया, सबका एक दूसरे पे निर्भरता है। तो पहला क्या काम करता है भाई, पहला तो करता है ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन, है ना, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जिंदा है, तो क्या ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन कैसे होता है, अब प्लांट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा क्लास 7, 8, 6, उससे भी छोटे क्लास में भी कई बार आता है, बट डिटेल में आपके 6 to 8 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और फिर फर्दर तो आप जो स्टडी करोगे उसमें तो फिर और डीप स्टडी करोगे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं इकोसिस्टम में, और दे क्रिएट देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो तो अपना खाना बना लेते हैं किससे, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कुछ चीजों से मिलके प्लांट जो है अपना फूड बनाता है, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, है ना, एटमॉस्फेयर से, और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, और एज अ बाई प्रोडक्ट, और उसको रिलीज कर देता है इकोसिस्टम में, जिससे कि फिर हम सांस लेते हैं और हम जिंदा है। ओके, ऑक्सीजन रिलीज नेक्स्ट ये था, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस सेम चीज है ना, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल फॉर सर्वाइवल, हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए, है ना, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, ये सारा कुछ। तो प्लांट जो है वो बहुत ही हेल्प करता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स को प्लैनेट पे सस्टेन करने के लिए। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम करता है फूड, प्रोवाइडिंग फूड, बेस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन होता है ना सबका, हम वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, दोनों प्रकार के हम खाने खाते हैं। फिर कुछ होता है जैसे शेर खाएगा हिरन को, हिरन खाएगी घास, और घास को फिर अदर ऑर्गेनिज्म, फिर शेर को, ऐसे। तो ये एक फूड चेन है। हम आगे जब चैप्टर्स में आएगा ना फूड चेन, उसकी बात करेंगे और बहुत अच्छे से उसको भी स्टडी करेंगे। बट अभी इन शॉर्ट आप समझ लो कि जो फूड चेन होता है ना, कि ऐसे करके ऐसे ऐसे सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फूड चेन जो है इकोसिस्टम में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें कौन हेल्पफुल है, हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स। हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स को बोलते हैं, विच इन टर्न्स आर ईटेन बाय कार्निवोरस। वही ना, घास खाया हिरन ने, हिरन को खा गया शेर, ठीक है। तो
ये सीधा साधा एग्जांपल। तो इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड चेन बिगिंस इन द विद द प्लांट, प्लांट के वजह से ही शुरू होता है ना। फिर डाइवर्सिटी ऑफ फूड्स होगी, प्लांट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन, जैसे कि सेब, केला, ये सब क्या हो गया, फ्रूट्स हो गया। वेजिटेबल्स, आलू, पालक, गाजर, मूली, ये सारा कुछ हो गया वेजिटेबल्स। ग्रेन्स, दाल, चावल, नट्स आपके हो गए, दाल हो गया, मूंगफली हो गया और चने हो गए, सीड्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के, है ना। दीज फूड्स आर एसेंशियल नॉट ओनली फॉर एनर्जी बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी हेल्थ, नेसेसरी फॉर हेल्थ। हमारे एक अच्छे स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे खाने के साथ हमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हमें कैसे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, हमें प्लांट्स इन सब रूपों में देता है। ऑल्दो आगे देखेंगे हमें फौना कैसे हेल्प करता है इसमें। फिर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तीसरा जो इसका कह सकते हैं फंक्शन है वो मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस है। पहले क्या करता है, फिर ये हैबिटेशन क्रिएशन करता है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब प्लांट क्रिएट्स हैबिट, मॉडिफाई हैबिटेट, फॉरेस्ट बनाता है, ग्रासलैंड्स बनाता है, एक्वेटिक प्लांट्स, ये सबको ऑल फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज, है ना। अब प्लांट्स क्या करता है, जंगल में बड़ा हो जाता है, जंगल बनता है उससे, मतलब धीरे धीरे उगते उगते बहुत ज्यादा एक एरिया कवर कर लेते हैं तो जंगल हो गया। अब जंगल में कितने रहते हैं, जानवर रहते हैं, है ना। पुराने जमाने में तो लोग भी रहते थे, फिर वो लोग ने फिर दूसरा तरीका अपनाया, क्लियर किया एंड ऑल दैट, है ना। तो प्लांट्स के लिए इसीलिए यहाँ कहा कि डिफरेंट स्पीशीज में सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है फॉरेस्ट बनाते हैं, ग्रासलैंड्स बनाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, वेरियस स्पीसीज के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटीज रेंजिंग फ्रॉम टावरिंग फॉरेस्ट, बहुत ऊंचे पेड़ से लेकर छोटे पेड़ तक, है ना, नीचे जमीन, सबको क्या करता है, प्रोवाइड्स शेल्टर, एक छत देता है, मतलब घर देता है रहने के लिए, हैबिटेट, इसीलिए इसे कहा गया हैबिटेट क्रिएशन। नेक्स्ट जो है क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट जो है उसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट की वजह से। प्लांट जो है वो इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इट प्लांट इन्फ्लुएंसेस द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल तो पढ़ा ही है ना हमने, वाटर साइकिल। पहले पानी है, पानी भाप में ऊपर की तरफ उड़ेगा सनलाइट की वजह से, और फिर वो भाप ऊपर एकदम हाई एल्टीट्यूड एकदम आसमान में जाके ठंडा होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वो बादल ठंडा होगा, फिर बरस जाएगा, फिर बरसा हुआ पानी फिर जाएगा। तो इसमें अदर भी कंपोनेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। ये तो ये सारा कुछ वाटर साइकिल में प्लांट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, अर्थ के क्लाइमेट को, हमारी जो क्लाइमेट है उन सब को, वेदर को, है ना। तो क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। सॉइल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी में कैसे हेल्पफुल होता है, सॉइल इरोजन, है ना, बारिश होती है या फिर कहीं पानी बह रहा है तो उन सबको रोकने का काम क्या करते हैं, हमारी जो पेड़ की या फिर जो प्लांट्स है उसकी जड़ें, रूट्स, है ना, रूट्स, ये देखो विद देयर रूट्स, रूट्स से क्या करता है, अब जैसे यहाँ हमने बना दिया पेड़, चलो, और ये देखो इसके हो गए रूट्स, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे ये हो गया आपका जमीन, जमीन जमीन, अब यहाँ से नदी बह रही है एक, ठीक है, यहाँ पहाड़ भी बना ही देते हैं, वो बचपन में याद है ना आप लोगों को, ठीक है, एक ड्राइंग। एनीवे, तो यहाँ से जो पानी इस तरफ बहेगा बहेगा बहेगा, तो वो पानी अपने धार के साथ मिट्टियों को भी ले जाती है ना, उस चीज को सॉइल इरोजन हम देते हैं, टर्म नाम देते हैं। तो उसको कौन बचाएगा भाई, रूट्स जो है वो क्या करेगा, ऐसे पकड़ के रखेगा वो, क्योंकि वो अंदर बहुत दूर तक फैले होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं, तो वो पकड़ के रखेंगे, ठीक है। विच होल्ड्स द सॉइल इन प्लेस, अब वो सॉइल को एक जगह पे बांध के रखते हैं, जिससे कि क्या सॉइल इरोजन नहीं होता है, सॉइल इरोजन काफी रुक जाता है। फिर उससे क्या होता है, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं। कैसे, अब प्लांट जो है वो अपने आप को डिकम्पोज भी करेगा, कोई प्लांट सूख गया तो वो सड़ जाता है ना, सड़ जाता है, सड़ के क्या करता है वो न्यूट्रिएंट किसको देता है, सॉइल को देता है, जो जमीन है उसको। तभी तो कहते हैं ना, हम देखते हैं खेतों में लोग कहते हैं कि इसको काट के यहीं छोड़ दो, या अपने आप इसमें वो हो जाएगा, गल जाएगा या सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो वहाँ की मिट्टी
की उपज बढ़ा देगा, है ना, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा वहाँ के सॉइल को, तो आपकी जो अगली आप फसल बोओगे उसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा होने के चांसेस रहते हैं। और जनरली होता भी है ये चीज़, है ना, आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में। डिकम्पोज एंड डेड प्लांट्स मटेरियल जो है वो एनहांस करती है क्या, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टाइल सॉइल हो जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, अ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है और वो क्या करता है, क्लाइमेट को सही रूप से चलाने में मदद करता है। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ गया तो अब जैसे बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हम देख रहे हैं, तो प्लांट बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास अपने को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है, वो अपने पास पकड़ लेता है उसे एक तरह से, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लैनेट के लिए। फॉरेस्ट एंड ओशियन एल्गे आर स्पेशली इफेक्टिव इन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन। अब हमारे समुद्र के नीचे है ना प्लांट्स, कुछ ऐसे फॉरेस्ट हो गया जो हमारे समुद्र ज़मीन के ऊपर है और उसके नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमने बीच में आप देखना होगा करेंट्स में कि कैसे अमेज़ॉन जो जंगल है उसमें आग लग गई थी, तो ऐसा आ रहा था कि बहुत बड़े, मतलब न्यूज़पेपर्स में ऐसा लिख के आ रहा था कि बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, हमारे जो डायफ्राम होते हैं उसमें आग लग गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा करके। तो यूसी की कितना इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, एक जंगल जो है वो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी अब्जॉर्ब कर रही थी। तो वो हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो अच्छा है कि वो एक शुद्ध वातावरण बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो प्लांट का ये एक रोल रहता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फौना पे। अब वहाँ पे हमने फ्लोरा खत्म कर लिया, अब फौना पे आ जाते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से, व्हाट इज फौना। Fauna is all the animal life present in a specific region for a time period, है ना, किसी भी टाइम एक जगह पे एक समय में जो भी all the एलिमेंट जिसके अंदर लाइफ है उसे हम फौना बोलते हैं, जानवर एक तरह से। The term encompasses wide range of creatures from smallest insect to largest mammal। largest mammal छोटे से छोटे कीड़े, है ना, कीड़े एकदम छोटे जो जमीन के अंदर रहते हैं उनसे लेकर और जो बड़े से बड़े, चाहे हाथी हो गया, चाहे और उससे वेल वगैरह, सब जितने भी मैमल्स हैं उन सब को हम फौना में इंक्लूड करेंगे। और ये इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे प्लांट ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, वैसे ही अब जितने भी एनिमल्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। अराउंड 4.4% ऑफ amphibians, 6.2% of reptiles, 11.7% of aquatic animals and 12.6% of birds, 7.6% of mammals in the world reside in the Indian area। मतलब वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास मैमल्स हो गए या फिर जो फौना है उसका 4.4 एम्फीबियंस इंडिया में पाया जाता है, 6.2% रेप्टाइल्स इंडिया में पाया जाता है, 11.7 एक्वेटिक एनिमल्स इंडिया में पाया जाता है, ऐसे ही करके 12.6 बर्ड, 7.6 करके मैमल्स, ये सारा कुछ इंडियन एरिया, जो इंडिया के जो बाउंड्रीज है, जो उसके एरियाज हैं उसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फौना। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, जैसे प्लांट्स ने भी बनाया वैसे ही एनिमल्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस विद इन देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फूड वेब्स, फूड चेन्स एक्टिंग एज अ प्रेडेटर्स, प्रे एंड कॉम्पिटिटर। फूड चेन में हेल्पफुल होता है ना, प्रेडेटर होते हैं, शिकार करते हैं, प्रे, है ना, और क्या होता है, कंपटीटर भी होते हैं। दिस बैलेंस कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। अब क्योंकि जैसे फूड चेन की हमने बात करी थी, तो अगर शेर अगर नहीं खाएगा हिरन को तो हिरन 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 ही हो जाएगा, अब बहुत सारे हिरन हो जाएंगे। इसीलिए फूड चेन बना है ना कि बैलेंस बना रहे, क्योंकि जो हमारी
इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस नहीं होगा सारा डिसबैलेंस हो जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो इकोलॉजिकल बैलेंस में हमारे जो एनिमल्स है या फौना है वो हेल्पफुल करते हैं। फिर पॉलिनेशन में, अब देखो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेटर्स होते हैं कौन, बीज, बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट्स। बीज, बटरफ्लाईज और बर्ड्स और बैट्स, ये उड़ने वाले सारे जीव हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पे जाकर बैठते हैं या किसी फूल पे बैठते हैं और वहाँ पे उनके पैरों में, पंखों में जो पॉलेंस है, पॉलेंस होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन है ना प्लांट्स में, वो कैसे होता है उसका प्रोसेस का वो पार्ट है ना। तो जैसे वो बैठे तो उन पे वो चिपक जाएगा पॉलेंस, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठे तो उसमें वो चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि प्लांट्स को ग्रो करने में एनिमल्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये हम देख रहे हैं, है ना। ये देखो इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है हमारे जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट है ना, वो इन किसके वजह से, बर्ड्स के वजह से, बटरफ्लाई, बीज, इन सब के वजह से पॉलिनेटर्स, इनको इसीलिए पॉलिनेटर्स कहा गया। और ये फूड सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इनके वजह से फिर प्लांट ग्रो करता है। सीड डिस्पर्जल सेम, अब जैसे पॉलिनेशन में हेल्प किया इन्होंने, वैसे ही सीड डिस्पर्जल, कुछ होते हैं ना जानवर बीज खा जाते हैं, है ना, फिर कहीं दूर उड़ते 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 फिर वो एक्सक्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पे पेड़ जम जाता है। कुछ दिन बाद आप तो कह रहे कहीं आप घूमते घूमते ये कहाँ से, आपने देखा हो ना छतों पे पीपल का पेड़ लग जाता है, ऐसे निकलता है, तो वो कैसे, कोई चिड़िया ने उस बीज को खाया होगा और वहाँ पे उसने एक्सक्रिएट किया होगा तो फिर वो धीरे 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 जम गया। तो इसी प्रकार से, अच्छा आप देखते होगे कि पेड़ होते हैं जो रुई के पेड़ होते हैं, है ना, कॉटन दूसरे तरह का एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, उसमें से जब स्प्रिंग में या ऑटम में हवाएं बहुत चलती है तो वो उड़ उड़ के जाता है, तो उसके अंदर बीज होता है, तो वो बीज उड़ते 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 चला जाता है और कहीं पर जाकर फिर से वो एक नया पेड़ बन जाता है। तो नेचर जो है वो खुद के हिसाब से, अब वो थोड़ी नेचर डिपेंड हम पे थोड़ी करेगा, हम एक एक बीज ले जाकर एक एक, एक, एक जगह लगाए, नहीं, वो उसके अपने मैकेनिज्म है, डेवलप कर रखा है, वो हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो कुछ ऐसे जो हमारे एनिमल्स है वो हेल्पफुल हैं, वो खाते हैं फिर कहीं जाते हैं और वहाँ पे वो हेल्पफुल हो जाते हैं उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तरीके से सीड डिस्पर्जल होता है। सॉइल फर्टिलिटी, अब देखो सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ पे अर्थवर्म की बात करते हैं, केंचुआ है ना, अर्थवर्म, वो कैसे सॉइल को फर्टाइल करता है, उसको खाता है फिर उसको मतलब आगे बढ़ते जाता है, फिर वो भी एक्सक्रिएट करता है या फिर अदर जो एनिमल्स है वो भी एक्सक्रिएट करते हैं, तो वो सारा कुछ कैसे सॉइल फर्टिलिटी में हेल्पफुल होता है, ये एक इसका यूज हो गया। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस, एनिमल्स आर प्रोफाउंड कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस टू मैनी सोसाइटीज। सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनिमल्स का, क्यों, क्योंकि कल्चरली, स्पिरिचुअली हो गया, है ना, रिक्रिएशनल पर्पस, अब जैसे चिड़ियाघर है, जू है ना, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो देखते हैं ना जानवर को, ऑल्दो जानवर को उसमें बांध के रखा है वो उतना सही नहीं है, बट फिर भी आज की इकॉनमी में लोग उस चीज़ को आज के कह सकते हैं ज़िंदगी में उस चीज़ को एक रिक्रिएशनल मज़े लेते हैं, है ना, लोग उसको जाके देख के खुश होते हैं, अपना माइंड फ्रेश करते हैं, है ना, तो वो एक इसके लिए भी यूज होता है। आर्ट में भी है, फ्लोक्लोर्स में भी है, रिलीजियस बिलीफ्स में भी, इन सब के उसमें जो हमारे फौना है उनका रोल है। साइंटिफिक रिसर्च नेक्स्ट, फौना प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल इनसाइट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल डायनामिक्स, दे आर ऑफन यूज्ड इन रिसर्च, है ना। रिसर्च के पर्पज में हम क्या करते हैं कि बहुत कुछ जानवरों पे हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मतलब कोई ट्रायल किया या फिर उनको स्टडी करते हैं पहले बहुत डीप में, वो हेल्पफुल होते हैं, कैसे करा जाए अदर, तो वो जब तक कोई बीमारी है उस चीज़ को कैसे खोजेंगे, उसका वैक्सीनेशन कैसे बनाएंगे, उस पर स्टडी करेंगे क्या बीमारी है, तो ये रिसर्च का पार्ट हो गया साइंटिफिक रिसर्च, तो उसमें भी हमारे एनिमल्स का हेल्प होता है। अब देखो चैलेंजेस आ गया है ना, चैलेंजेस फेसिंग फ्लोरा एंड फौना, कौन कौन से, हैबिटेट लॉस हो गया, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, फ्लोरा एंड फौना। अब देखो दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, है ना, कि चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं।
उनको दिक्कतें क्या हैं, ये हम कह सकते हैं। पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। अर्बन एक्सपेंशन के कारण, जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसके कारण, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे जानवर है या फिर प्लांट है, इन सब का घर उजड़ते जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हमने खेत बढ़ा लिए तो जंगल काटने पड़ेंगे ना, जंगल काट दिए तो जानवर कहाँ जाएगा। आज आप देखते हो ना, बंदर छतों पे घूमते रहते हैं, या फिर आप देखोगे कभी चीता आ गया गांव में, या फिर वो, तो वो क्या है, वो इफेक्ट है कि हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कर लिया कि जंगल तो बचे नहीं। अब जंगल नहीं बचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे जानवर, उनका भी तो घर था ना वो कभी, तो वो आ जाते हैं। या फिर आप अपना घर बना लेते हो जंगल में, जंगल को काट के आप उनके घर पे चले गए, फिर वो आ जाते हैं तो आप उन्हें मारते हो। एनीवे, तो हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन होता है। सेम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में भी जो है फ्लोरा अल्टर्ड वेदर पैटर्न है ना, अल्टर्ड वेदर पैटर्न कैन शिफ्ट वेजिटेशन जोन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेटिव प्लांट्स टू सर्वाइव। प्लांट्स जो है, क्या होता है कि अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जहां पे प्लांट को बारिश नहीं चाहिए और वो प्लांट वहीं पर है, और वहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश हो रहा है, तो वो गया ना, फिर वो मर जाएगा। तो और या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे बहुत सूखा है और वहाँ पे मान लो, अब जैसे रेगिस्तान की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे आपको कैक्टस हो गया, या फिर जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आप धान गेहूँ ये सब तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है धान गेहूँ के लिए, वहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो प्लांट जिस रीजन में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है, उसको वैसा ही फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये चीज़ उनको नहीं मिल रहा है। सेम गोज फॉर एनिमल, एनिमल भी उसके लिए, मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो उनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। हैबिटेट कंडीशन फोर्सिंग स्पीसीज टू माइग्रेट टू न्यू एरियाज, अब वही बोला ना, फिर वो क्या है, उनको नहीं मिलेगा कहीं पे अपने हैबिटेट लाइक फेवरेबल कंडीशन, तो वो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे एरियाज में जाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन में भी आएंगे वो लोग, ये चीज़ देखा, तो ये भी बहुत इफेक्ट होता है। पॉल्यूशन हो गया आपका, एयर, सॉइल, वाटर पॉल्यूशन, ये सारा कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग, सबको इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सही से काम नहीं करते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है फौना के लिए। इन्वेजिव स्पीशीज, अब ऐसे क्या होता है, नॉन नेटिव प्लांट, अगर कोई प्लांट मान लो कि उस एरिया का नहीं है बट वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो फिर वो अपना तादाद बढ़ेगा, तो वहाँ के लोकल जो क्या कह सकते हैं प्लांट है, उनका फिर क्या, वो कैसे वहाँ पे रहेंगे। सेम गोज फॉर एनिमल ऑल्सो। तो कुछ इस प्रकार से जो इन्वेज कर रहे, इन्वेडिव है ना, इन्वेजिव, इन्वेड करने वाले जो स्पीशीज हैं बाहर से आके या फिर दूसरे रीजन से आके इस रीजन में बस जाएंगे, तो वो कैसे बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है ना। ये देखो एनिमल्स के साथ भी वही। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स फॉर टिम्बर, मेडिसिन, है ना, या फिर ओवर हंटिंग, पोचिंग, फिशिंग। तो ओवर किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हार्वेस्टिंग ओवर कर दिया, है ना, लकड़ी ज़्यादा काट लिए, है ना, ज़मीन पेड़ वेड़ लगाए तो है नहीं आपने, और काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं, सस्टेनेबल वे से नहीं हो रहा है चीज़ें। तो इस वजह से अब मेडिसिन के लिए जैसे प्लांट्स वगैरह हम खोजते हैं, तो वो भी मतलब कि लगा नहीं रहे लेकिन खोज जा रहे हैं, उसका यूज़ करे जा रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। सेम ओवर हंटिंग, पोचिंग, फिशिंग ज़्यादा करने से भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्लोरा एंड फौना को। अब चैलेंजेस देख लिया, अब इनको बचाना कैसे, बचाना है ना। पढ़ने का इसका मतलब क्या हुआ, इस जो टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, अगर आप कंजर्व कैसे करना है, एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है वो भी तो देखना है ना। तो सोल्यूशन इसका ये है, प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या करना है, इस्टेब्लिश एंड एनफोर्स प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क,
वाइल्ड लाइफ रिजर्व टू सेफगार्ड क्रिटिकल हैबिटेट। हमें एरियाज प्रोटेक्टेड बनाने पड़ेंगे, है ना, किसको सेफगार्ड करने के लिए, ताकि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है या फिर प्लांट है वो सब बच पाए, वो सब एक जगह पर रह पाए। जैसे हमने नेशनल पार्क बना दिया, है ना, वाइल्ड लाइफ रिजर्व बना दिया, जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ हो गया, और नेशनल पार्क में आपके जो पेड़ पौधे हैं वो भी आ गए, वाइल्ड लाइफ में भी आ गए वो। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबिलिटी की बात करी गई है ना, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, हम उतना ही यूज़ करें जितना हमें चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, या उसके लिए आगे जो हमारे जनरेशन है उनके लिए वो चीज़ सेफ गार्ड करनी है, दूसरों के लिए भी सेफ गार्ड करना है, वो चीज़ बचाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हम ज़्यादा प्रमोट करें। रेस्टोरेशन इफेक्ट्स, अब रिफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन तो देखते ही हैं, रिफॉरेस्टेशन लोग कम देखते हैं, है ना। तो ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये नहीं करना है, ये करना है ना। रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है, डिफॉरेस्टेशन पे हमें बात करनी है, और रिफॉरेस्टेशन उसका सॉल्यूशन है। एक वेटलैंड रिस्टोरेशन हो गया, है ना, कोरल रीफ रिहेबिलिटेशन हो गया, रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम। तो रिस्टोरेशन इफेक्ट हमें एफर्ट्स जो है वो डालने हैं, रिस्टोर करना है। और नेक्स्ट लीगलाइजेशन पॉलिसी, है ना, हमें ऐसे लॉज, प्रोटेक्टिंग लॉज बनाने हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को रेगुलेट करें, है ना, उन्हें बचाएं। लैंड यूज टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अब ऐसे हम लॉज बनाएं जिसमें कि हम, और उसे इन्फोर्स भी उतना ही अच्छे तरह से कराएं, वो हम इंश्योर करें कि ऑन ग्राउंड उसका जो कैसे वो अपनाया जा रहा है ना, एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग की बात करते हैं, रिसर्च और मॉनिटरिंग करें, रिसर्च करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, है ना, प्रॉब्लम्स से हमें सॉल्यूशन पता चलेगा, है ना। तो रिसर्च से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, इजी, ठीक है। और मॉनिटर भी करना है, उसे देखते रहना है, ऐसा नहीं करके कर दिया, उसे देखना ही बहुत बड़ी बात है ना। उस चीज़ को, कोई एक चीज़ आपने चाह करने को, एक बनाया चीज़, अब उस चीज़ को ढूंढा या फिर आपने, अब वो ऐसे ऐसे होगा, अब उसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, पब्लिक एजुकेशनल कम्युनिटी एंगेजमेंट, अब भाई ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि पब्लिक एंगेजमेंट करनी है ना, लोगों को बताना है इस चीज़ में कि ऐसे ऐसे हमारे पास चैलेंजेस हैं, इन सबको हम ऐसे रिस्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है? कम्युनिटी में इसके प्रति हमें अवेयरनेस फैलानी है, पब्लिक अवेयरनेस, है ना। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, रिड्यूस एमिशन, जो कार्बन एमिशन है, धुआं हो गया फैक्ट्रियों से, कारों से, है ना, गाड़ियों से, दूसरे प्रकार के, और किसी भी तरह से जो भी हार्मफुल गैसेस हम आ रहा है, निकल रहा है बाहर, हवा में मिल रहा है, पानी में जा रहा है, ज़मीन में जा रहा है, तो ये सारा कुछ हमें क्या करना है? बचाना है, उसे नहीं होने देना है। ऐसे हम चीज़ें अपनाएं जिससे कि बच जाए वो सारा कुछ, ठीक है। फिर कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, अब कोई एक स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसको कंट्रोल में रखना है ना, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, बैलेंस बिगड़ा तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा उस चीज़ का, ये करना है। मैनेज एंड इरेडिकेट इन्वेजिव स्पीशीज, है ना, मैनेजमेंट करना है उसका, ओके। तो बच्चों आज के लिए बस यही आपका टॉपिक था। आई होप क्लियर हो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, और इसमें जो भी हमने चीज़ें पढ़ा कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, है ना, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और ये चीज़ आप अगर जान रहे हो, आप इस वीडियो के थ्रू आप पढ़ रहे हो, है ना, तो इसको अवेयर करो, लोगों में इस चीज़ को बताओ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में माता पिता, भाई बहन, अपने रिश्तेदारों, इन सबको आप ये चीज़ बताइए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपका ये दायित्व है, एज अ सिटीजन भी ये दायित्व है, सबका है कि इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, उन चीज़ों को कैसे, क्योंकि देर इज नो सेकेंड ऑप्शन, है ना, देर इज नो अदर प्लैनेट बी, इसी प्लैनेट पे रहना है, तो वी हैव टू सेव। एनीवे,
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, है ना। हम आगे भी इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल है आपके रेगुलर करिकुलम के लिए भी और अदर कंपटीशंस के एग्ज़ाम के लिए भी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, है ना, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय।